वेलकम यूपी बोर्ड या बोर्ड एग्जाम के एस्पायरेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी हब में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 चैप्टर 1 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वही क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो या वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो। ये सभी तीनों टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर बार यूपी बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आता है और आएगा, ये गारंटी के साथ हम बता रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं या जो आने के लिए संभावना हो, वो सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं इस क्लास में। तो आपको इस क्लास को पूरी देखनी है और हमने आपके लिए हर क्लास की सब्जेक्टिव वाइज क्लास चला दी है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले बता रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। मैथ के हमने इम्पोर्टेंट फार्मूले की वीडियो ले आ चुके हैं 2-3 पार्ट। बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हम आपको चित्र ओनली डायग्राम की वीडियो पार्ट 3 तक डले हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उतने ही डायग्राम तैयार कर लीजिए। सो आप हमारे चैनल पर जाके वो सब देखते और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेपिटम कहाँ स्थित होती है, इसका क्या कार्य है। तो हमें बताना है कि टेपिटम कहाँ होती है और इसका कार्य क्या है। तो टेपिटम या यह लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। यह केवल विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, अर्थात ये लघु बीजाणुधानी में पाई जाती है, आंतरिक परत होती है और ये परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अपनी सरल भाषा में भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा हम आपके लिए लाए हुए हैं, जिसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल गिने चुने वर्डों से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, क्वेश्चन आंसर को। तो आप इतना ही केवल रख लीजिए, ये समझ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो कुछ बीजों जैसे काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ भाग शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, परिभ्रूणपोष। पेरिस्पर्म क्या है, तो ये आपको बता देना कि बीजों में जो अवशेष रह जाता है, कुछ बीजांडकाय का कुछ भाग शेष रह जाता है, उसे ही परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। यदि आपको हैंड राइटिंग का चाहिए चित्र डायग्राम, तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। हमने बिल्कुल हैंड राइटिंग से बना करके समझाया है उसमें। ठीक है, वरना आप इससे भी समझ सकते हैं। ये जो यहाँ वाइट वाइट जगह है, इसे कहते हैं बीजांड द्वार। ये जो भाग होता है इसे निभाग कहते हैं। ये ऊपर के भाग को अध्यावरण, और जो अंदर ये जो संरचना है इसको कहते हैं भ्रूण कोश। और ये जो पाए जाते हैं ये विकसित होकर के बाद में यही गुणसूत्र बनाते हैं, अर्थात ये केंद्रक बनाता है। और ये जो नीचे जो भाग जा रहा है इसे बीजांड वृंत कहते हैं। चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विपुंसन से क्या तात्पर्य है, पादप प्रजनन में इसका क्या महत्व है। तो उत्तर, पुष्प की कली अथवा पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करना विपुंसन कहलाता है। इसका उपयोग कृत्रिम संकरण में स्वपरागण को रोकने के लिए वित्त किया जाता है, यानी किया जाता है। ठीक है, विपुंसन यानी काट करके उसको उसमें लगा देना, यही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है, जो कि हम स्वपरागण जब करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम बताइए। तो उत्तर, एक परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक जनन कोशिका जिससे प्रजनन होता है, जिसे जेनेरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पुष्प में किस भाग से फल और बीज का निर्माण होता है। तो उत्तर, निषेचन के बाद पुष्प में अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज बनता है। अर्थात हमें सीधे समझना है, पुष्प अंडाशय से फल का निर्माण होगा और बीजांड से बीज का निर्माण होगा, मिलता जुलता है।
और ये आप चित्र भी समझ सकते हैं। वही ये अंडा से भविष्य का फल बनेगा, इससे परिपक्व होगा बाद में, और ये बीजांड से अंदर जो संरचना दिख रही है इससे बीज बनेगा, भविष्य का बीज है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रारूप बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले हम आपको परिभाषा बता देते, बाद में चित्र समझा देंगे। एक प्रारूपी बीजांड एक वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। इसमें बीजांडकाय, अध्यावरण और भ्रूणकोश जैसी प्रमुख संरचनाएं होती हैं। अर्थात वही लिख दिया, देखो जिसमें सचित्र वर्णन पूछे उसमें चित्र बनाओ, उसके नाम लिखो और 1-2 पॉइंट लिख दो, बस हो गया। ठीक है, तो ये जो वही भाग है वही चित्र बीजांड का है, ये निभाग कहलाता है, अध्यावरण, भ्रूणकोश और ये बीजांड वृंत। इसलिए यदि आपको इसमें न समझ में आए तो हमने आपको बताया है, आप हमारे चैनल पर जाके हैंड राइटिंग डायग्राम देख सकते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे क्योंकि वो हाथ से बना करके लिख कर बताएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, द्विनिषेचन और त्रिसमेकन या त्रिसंलयन की प्रक्रिया को समझाइए। तो पराग नलिका में एक मुक्त 2 नरयुग्मक में से एक अंड कोशिका को संलयन करता है जिसे सतनिषेचन कहते हैं, और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है जिसे त्रिसमेकन इन कहते हैं। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर द्विनिषेचन कहलाता है। अर्थात इन दोनों घटनाओं को मिलाकर द्विनिषेचन कहलाता है, यह कहते हैं। ये अभी आप आरेख के द्वारा इस चित्र भी समझा सकते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक एक नरयुग्मक इससे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो बनाएगा अंडकोश का, केंद्रक के साथ संलयन त्रिसमेकन कहलाएगा, और क्योंकि इसमें 2 होती हैं अंदर सेल, और एक ये जाकर के पराग नलिका से अंडकोश के साथ संलयन करेगा, जो अंडकोश का, ठीक है, तो वो बनाएगा, उसे कहते हैं सतनिषेचन, जो कि होता ही है। इस प्रकार ये देखिए, अगले क्वेश्चनों में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, वायु परागित पुष्पों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो वायु परागित पुष्पों में परागकण हल्के और शुष्क होते हैं। पुंकेसर अनावृत होते हैं ताकि हवा के झोंके के साथ परागकण आसानी से उड़ सकें, और वर्तिकाग्र अक्सर बड़ा और पिचकी होता है ताकि वो वहाँ पर आगे रह जाए। ठीक है, हल्के पादप, हल्के परागकण वायु में होते हैं। अनावृत पुंकेसर पिछली वर्तिकाग्र होते हैं और पिचकी हुई वर्तिकाग्र होती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। आभासी फल कूट फल जैसे कहते हैं। सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? तो आपको इसमें बताना है, जब फल का विकास केवल अंडाशय से ना होकर फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्पासन या पुष्प के अन्य भागों से होता है तो उसे आभासी फल कहते हैं। सेब में खाने योग्य गूदेदार भाग पुष्पासन से बनता है, इसलिए यह एक आभासी फल है। बाकी ये देखिए, इसमें लिखा मांसल, यहाँ मांसल होता है, अध्यावरण से बनी होती है। 3 अंडाशय बीज होते हैं अंदर इसके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न चालू हो गए जो कि 5 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 करके, या बीच से ऐसे रकील खिंचा करके एक तरफ लघु बीजाणु जनन एक तरफ गुरु बीजाणु जनन भी लिख सकते हैं। बाकी पॉइंट वही है। जैसे लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन मैक्रोस्पोंजीजेनेसिस, यह प्रक्रिया परागकोश एंथर में होती है। इसमें द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जो बाद में परागकण यानी नरयुग्मों को उद्भिद में विकसित हो जाते हैं। फिर लिख देंगे गुरु बीजाणु जनन, यह प्रक्रिया बीजांड में होती है। इसमें द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु
बनते हैं, जिसमें से प्रायः एक सक्रिय रहता है और 3 नष्ट हो जाते हैं, और भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो ये देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है, ये गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है। तो ये उसकी लिखी हुई PCM मदर कोशिका सूत्री विभाजन होगा, परागकण बनेंगे और लघु बीजाणु जनन हो जाएगा, ये गुरु बीजाणु जनन हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं ये तीनों युग्मक के बीच में जो हुए गुरु बीजाणु चतुष्क हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक शेष बचता है, ठीक है, जिसके साथ क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक परिपक्व भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। इनमें से प्रायः एक सक्रिय रहता है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 बार समसूत्री विभाजित करके 8 केंद्रीय संरचना बनाता है। इसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें एक विशिष्ट 7 कोशिकीय 8 केंद्रक संरचना बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 केंद्रक और 8 केंद्रकीय। 7 कोशिका 7 होंगे लेकिन केंद्रक 8, क्योंकि जो बीज वाला कोशिका होती है, जैसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, उसमें ध्रुवीय केश का ये ध्रुवीय केंद्रक, उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये संरचना जो अंडकोश की जो होती है, ठीक है, बनाती हैं। इनमें बीजांड द्वार की और 3 कोशिकाएं, अंड उपकरण, 1 अंड व 2 सहायक कोशिका, निभाग की ओर 3 प्रतिस्वंदात कोशिकाएं और मध्य में एक बड़ी केंद्र की एक कोशिका होती है, जिसमें 2 केंद्रक, इसी में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये आप बना सकते हैं। ऊपर की ओर जो है प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिसंगत कोशिकाएं, ऊपर निभाग हो गया, बीच में जो कोशिकाएं उसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका कह सकते हैं। नीचे जो ये 3 समुच्च होता है, इसे समुच्च कहते हैं, 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती है। इसे बीजांड सिरा जो नीचे की ओर खुलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, परागण क्या है? स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए तथा परपरागण के लाभ बताइए। तो परिभाषा क्या है? स्वपरागण के परागकोश से स्वपरागण पुष्प में परागकोश से परागकणों का उसी या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। तो देखो आप सरल समझ सकते हैं, किसी पुष्प का यानी पुष्प के परागकण, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचना या स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब इन पर अंतर लिख देना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में यह एक ही पुष्प या एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच होता है। ये 2 भिन्न भिन्न पौधों एक ही जाति के होने चाहिए, लेकिन भिन्न भिन्न हों लेकिन एक ही जाति के हों। जैसे कमल है तो कमल का ही होना चाहिए, ये नहीं कि कमल का गुलाब से हो जाए, के पुष्पों के साथ होता है। इसमें स्वपरागण, इसमें बाह्य माध्यम अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसी पुष्प का उसी पुष्प में हो जा रहा है। इसमें इसके लिए बाह्य कारक हवा, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जो इधर से उधर परागकणों को लेकर जाता है। स्वपरागण संतति में विविधता कम होती है, इसमें संतति में विविधता अधिक होती है, क्योंकि मिक्स होते रहते हैं इधर उधर के। परपरागण के लाभ बता देंगे। नई व उन्नत किस्में उत्पन्न होती हैं, संतति अधिक स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक होती है, यह विकास में सहायता होती है, ठीक है। इस तरह का एक छोटा सा आरेख ऐसे आपको जो बने चित्र ऐसे बना देते हैं, बीच में से मक्खी इधर उधर परागकणों को ले जा रही है, ताकि इससे जो एग्जामिनर होता है वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं, बच्चे को कुछ आता है, वो समझाने का प्रयास कर रहा है और आपको पूरे 5 में 5 नंबर देता है। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा, पर्सनल सलाह देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें प्रयास करिए, चाहे छोटा सा छोटा आरेख ही क्यों ना बना दो, उससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और नंबर काटने के चांसेस बहुत कम, रेयर केस में रह जाते, पूरे नंबर दे देता, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन। इसलिए प्रयास करें, यदि उसमें बन सकता है तो हम छोटा से छोटा चित्र, छोटा छोटा आरेख बनाने की कोशिश करें,
और जिसमें पूछ रहा सचित्र वर्णन उसमें तो बनाना ही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्पिपातपों में निषेचन पश्च घटनाएं भ्रूण व भ्रूण का विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर, निषेचन के बाद बीजांड में निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं होती हैं। नंबर 1, भ्रूणपोष का विकास। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होकर भ्रूणपोष ऊतक बनाता है। यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। उदाहरण, नारियल का पानी। नंबर 2, भ्रूण का विकास। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। युग्मनज जाइगोट पहले प्राग भ्रूण में, फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार और अंत में परिपक्व भ्रूण में विकसित होता है। यह प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 बीजपत्र होते हैं। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है, पहले युग्मनज बनेगा, फिर गोलाकार बनेगा, फिर हृदयाकार बनेगा और बाद में परिपक्व भ्रूण बन जाएगा, जिसमें बीजपत्र होगा, मूलांकुर होगा, प्रांकुर होगा और बीजपत्र होंगे और ये पूरा परिपक्व बना हुआ है। कोशिकीय भ्रूणपोष और मुख्य केंद्रीय के भ्रूणपोष, जिससे कोश का भ्रूणपोष बन जाता है, बीच में देख सकते हैं वही वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पर। विस्तृत उत्तर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं गाइस अभी एक और है। नर युग्मकोद्भिद परागकणों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु परागकण ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। जो लघु बीजाणु है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नंबर 1, परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 असमान कोशिकाएं बनाता है, एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती है। नंबर 2, 60% से अधिक आवृत्ति बीजीपातपों में परागण इसी 2 कोशिकाएं अवस्था में होती है। थर्ड नंबर, शेष पातपों में, शेष मतलब ये है कि जैसे 60% में 2 कोशिकाओं की अवस्था में हो गया तो जो 40% बचा वो शेष पातपों में जनन कोशिका परागण के पहले एक समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक बनाती है, जिसे त्रीय कोशिका अवस्था कहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट, परागकण की 2 परतें होती हैं, बाह्य चोल एक्साइन स्पोरोपोलिन की युक्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाह्य चोल किसकी बनी होती है और आंतरिक चोल किसकी बनी होती है। तो जो बाह्य चोल होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है और अंतः चोल पेक्टोसेलुलोज या सेलुलोज की बनी होती है। और ये आपको डायग्राम बना के समझा देता है। लघु बीजाणु से बनेगी अस्मित तुर्क बनेगी, ये ऊपर 2 ये बन जाएंगे, इस तरह तंतु से जुड़े होंगे। उसके बाद द्विकोश की अवस्था बनेगी, ये बीच से कट जाएगा, एक एक कोशिका अगल बगल आ जाएंगी, एक को कहेंगे कायिक कोशिका और एक को जनन कोशिका। उसके बाद परिपक्व परागकण बनेगा जो कि थोड़ा सा यहाँ से कटा होगा और एक बड़ा एक छोटा बनेगा। इसमें एक बाह्य चोल, अंतः चोल, जनन छिद्र है जो यहाँ से कटा हुआ है, कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। जो बड़ा होगा उसे कायिक केंद्रक कहते हैं, जो छोटा होता है गोल उसे जनन केंद्रक कहते हैं। उसके बाद त्रिकोश की अवस्था बनती है, 2 केंद्रक अलग हो जाएंगे और एक अलग हो जाएगा कायिक केंद्रक, और 2 नर युग्मक एक साथ बन जाएंगे। एक जो अलग से होता है उसे कायिक केंद्रक कहेंगे और जो 2 बनेंगे वो नर युग्मक बनेंगे। तो जो शेष पादप है वो 3 कोश की अवस्था में निषेचन करते हैं और जो 60% पादप है वो 2 कोश की अवस्था में ही निषेचन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पे। चैप्टर 1 में केवल 16 प्रश्न ही हैं, आप केवल चैप्टर 1 में इतना ही तैयार कर लीजिए। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो या विस्तृत उत्तरीय हो। केवल रहा MCQ की चीज़ तो 2-4 नंबर का रहता है, MCQ 6 नंबर के आते हैं और सभी चैप्टरों से आते हैं। तो हम उसके लिए एक 1 शॉट वीडियो ले आएंगे जो कि एक में ही आपको हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सो आप एक वीडियो में ही MCQ का
खल्लास कर देंगे। आप उतना ही पढ़ लीजिएगा, MCQ फंस के जाएगा। ठीक है, अभी आप केवल इतना तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, असंख्य जनन और बहुभूरता को परिभाषित कीजिए और इसका मतलब बताइए, महत्व बताइए। उत्तर ये हमने अभी बताया आपको, आप इस तरह लिख सकते हैं या आप इस बीच से खींच कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीच से इस तरह खींच कर भी लिख। तो ये है असंख्य जनन। असंग जनन बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना असंख्य जनन कहलाता है। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। उदाहरण कुछ घास और एस्टेरेसी कुल के पौधे। ठीक है, बहुभूरता तो एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति क्या कहलाता है? बहुभूरता कहलाता है। यह अक्सर बीजांडकाय की कोशिकाओं के भ्रूण में विकसित होने से होता है। उदाहरण नींबू में आप देखेंगे बहुत सारे बीज हो सकते हैं। इनका महत्व क्या है? तो असंख्य जनन का कृषि में बहुत महत्व है। इसके द्वारा संकर यानी हाइब्रिड किस्मों के गुणज को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है, जिससे किसानों को हर साल महंगे संकर बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो इसमें सरलता है। बीजांड की द्विगुणित कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के बनेगा भ्रूण व बीज, जिसे कहते हैं असंख्य जनन। ये हम समझा रहे हैं बहुभूरता। बहुभूरता में बीजावरण होगा, भ्रूण 1 बनेगा, भ्रूण 2 और भ्रूण 3, 3 हुए ना, और एक बन जाएगा भ्रूणपोष जो आपके लिए ये बहुभूरता कहलाता है। एक ही भ्रूण में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभूरता कहलाता है। देखो तो ये 4 बने हुए बहुभूरता हो गई। ठीक है, सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आप यूपी बोर्ड में और बायोलॉजी में आप 95% लाना चाहते हैं तो हमारे बायोलॉजी के हर चैप्टर का हर एक वीडियो देखिएगा। हम ये सीरीज चला रहे हैं, हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट की है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आकर तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको तुरंत जानकारी मिले और उसका आप लाभ उठा पाएँ। क्योंकि अब आपको ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं पेपर के, मुश्किल से 20 से 18 दिन बचे हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप केवल इतना ही रट लीजिए, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन। मैं गारंटी से कहता हूँ बायोलॉजी में 95% ले आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी इस तरह से एनालिसिस करके वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए डिप्टो फंसा मिलेगा, जो कि आने वाला है और जो आए हुए प्रीवियस ईयर। इस तरह से एनालिसिस करके आपके क्वेश्चन हम तैयार किए जा रहे हैं हर एक वीडियो में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर जाएं, उस पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको हर एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम, ये समझ लीजिए कि अब हम बता नहीं सकते आपको। तो आप जा कर के ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।